नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विजन एक्सी क्लासेस। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट गेट 2021 मेटेरियल साइंस एक्ससी क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स dive into the solution. So the first question is from phase equilibrium concept. इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि कौन सा कंडीशन है जिसके कारण से मेरा अल्फा फेज और मेरा बीटा फेज जो कि बाई कंपोनेंट सिस्टम के अंदर बना है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हम लोग का सी। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि इक्विलिब्रियम क्या है। जब एक सिस्टम का फ्री एनर्जी मिनिमम होता है तभी वो सिस्टम उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में चला जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक सिस्टम है जिसके अंदर कई स्टेट है। सो जिस स्टेट का फ्री एनर्जी सबसे मिनिमम होगा वही स्टेट उस सिस्टम का सबसे स्टेबल स्टेट माना जाएगा। लेट्स अस एज्यूम कि हम लोग के पास दो फेज है, एक है अल्फा एक है बीटा, एंड ये जो आपका एन कंपोनेंट से बना है। सो हम लोग के पास कई तरह का इक्विलिब्रियम कंडीशंस होता है। आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, एक है थर्मल इक्विलिब्रियम, एक है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब दोनों फेज का प्रेशर आपका सेम होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो फेज है वो आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अटेन्ड किया है। एंड आपका जब दोनों फेज का टेम्परेचर सेम होगा तब हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों फेज थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव किए। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम में हम लोग का जो कंपोनेंट है इंडिविजुअल वो जिस फेज में है उन दोनों फेज के अंदर उस कंपोनेंट का अगर केमिकल पोटेंशियल वैल्यू सेम होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव किया है। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई सब्सटेंस आपका इक्विलिब्रियम में होगा स्पेशली केमिकल, देन जो फेज है उन फेज के अंदर उस कंपोनेंट का जो केमिकल पोटेंशियल वैल्यू होगा वो मस्ट बी सेम होना चाहिए। तो अगर कोई सब्सटेंस आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो सब्सटेंस आपका दोनों फेज में उसका जो केमिकल पोटेंशियल वैल्यू है वो आपका अलग अलग है। इसका मतलब क्या होगा, जिस फेज में उस सब्सटेंस का केमिकल पोटेंशियल वैल्यू हायर है उस फेज से मैटर या नंबर ऑफ मोल्स आपका जो दूसरा फेज जिसके अंदर केमिकल पोटेंशियल वैल्यू कम है उसके अंदर फ्लो होगा। सो इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलीमर्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड से किस प्रोसेस से बनते हैं। इसका जो सही आंसर है ये हम लोग का ऑप्शन सी। सो अमाइनो एसिड्स आर द बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एंड जब कई अमाइनो एसिड्स जुड़ जाते हैं तब एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। एंड जब कई पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं तब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। दैट मीन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द अमाइनो एसिड्स। जब दो अमाइनो एसिड्स कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू जुड़ जाते हैं तब हम लोग का एक डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं। एंड इन दोनों अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम करते हैं ये पेप्टाइड लिंकेज। एंड इन दिस रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल निकलता है एज ए बाई प्रोडक्ट। फॉर दैट रीजन ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट वन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिसलोकेशंस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट फेवर्ड स्लिप सिस्टम इन द एफसीसी।
सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है डी। फ्रॉम दिस चार्ट वी कैन सी दैट जो एफसीसी है उसका मोस्ट फेवर्ड स्लिप प्लेन है हम लोग का 111 एंड जो एफसीसी का मोस्ट फेवर्ड स्लिप डायरेक्शन है वो है 1, 1 bar एंड 0। फॉर दैट रीजन ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट वन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है एट अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसीज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन व्हिच पोलराइजेबिलिटी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। सो जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, उसके अंदर का जो डाइपोल्स होते हैं दे टेंड्स टू अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। इन एसी जो करंट का डायरेक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअसली टाइम टू टाइम रिवर्स होता रहता है। मतलब अभी जिस साइड प्लस है तुरंत ही वो साइड नेगेटिव हो जाएगा कुछ देर के बाद, एंड जिस साइड पहले नेगेटिव था कुछ देर के बाद वो प्लस हो जाएगा। इसके चलते जो डाइपोल्स होते हैं उनको भी अपना जो ओरिएंटेशन रिवर्स करना पड़ता है। सो ये जो डाइपोल्स का रीओरिएंटेशन होता है ये सडन नहीं होता है, इसके लिए एक मिनिमम टाइम रिक्वायर है जिसको हम लोग बोलते हैं रीओरिएंटेशन टाइम। एंड जब इस रीओरिएंटेशन टाइम का हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी। सो जब अप्लाइड एसी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्सल का फ्रीक्वेंसी एक्सीड कर जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तब जो डाइपोल्स होते हैं वो जो अपना डायरेक्शन है चेंज नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है कि जब ऊपर यहाँ पे अभी प्लस है, अभी ये नेगेटिव हो गया, एंड नीचे आपका यहाँ पे नेगेटिव है, अभी ये पॉजिटिव हो गया, इतना फास्ट हो रहा है कि जो इसके अंदर का जो डाइपोल्स है वो इसके साथ कोप अप नहीं कर पाया, तो क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन फेल हो जाएगा। सो जब पोलराइजेशन फेल हो जाता है तब हम लोग का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू घट जाता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का। जैसे कि हम लोग को पता है पोलराइजेशन कई तरीके का होता है, ओरिएंटेशन, आयोनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। तो इस ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं जब हम लोग का फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का रेंज में है तब हम लोग का ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, आयोनिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन तीनों के तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो लोग फेल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी माइक्रो एंड इंफ्रारेड वेव्स के बीच में है तब ओनली आयोनिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन फेल हो रहा है, एंड हम लोग का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है वो डिक्रीज कर गया है। जब हम लोग और भी इंक्रीज कर देते हैं फ्रीक्वेंसी, दैट इज जब फ्रीक्वेंसी यूवी रेंज में होगा तब हम लोग का जो है ओनली इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन ही एग्जिस्ट कर रहा है, एंड जो आयोनिक एंड ओरिएंटेशन पोलराइजेशन फेल हो जाएंगे, एंड जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है वो फर्दर डिक्रीज कर जाएगा। एंड अगर यूवी के बाद भी अगर हम चले जाएंगे तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन भी इवेंचुअली फेल हो जाएंगे, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू और भी डिक्रीज हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट वन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन is from phase transformations part. This question is a match the following type question. इस क्वेश्चन में हम लोग को यूटेक्टोइड रिएक्शन, मार्टेंसिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का
जो सुइटेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम लोग को मैच करना है। सो दिस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। सो एट फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन। जब ऑस्टेनाइट को कूल किया जाता है रैपिडली फ्रॉम 723 डिग्री सेंटीग्रेड टू रूम टेम्परेचर इन ए कपल ऑफ सेकेंड्स, तब मार्टेनसाइट फॉर्म होता है। ऑस्टेनाइट जो कि एक इक्विलिब्रियम फेज है से मार्टेनसाइट जो कि एक नॉन इक्विलिब्रियम फेज है में ट्रांसफॉर्म होता है, तब जो कार्बन है वो डिफ्यूजन शो नहीं कर पाता है, क्योंकि डिफ्यूजन टेक्स टाइम। लेकिन यहाँ पे इतना फास्ट किया जाता है जो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें जो कार्बन है वो लॉक हो जाता है। एंड फॉर दैट रीजन जो मार्टेनसाइट को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हम लोग को नीडल लाइक स्ट्रक्चर शो होगा। फॉर दैट रीजन ये बोला जाता है मार्टेनसाइटिक ट्रांसफॉर्मेशन इज ए डिफ्यूजन लेस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन में एफसीसी जो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इससे बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल में कन्वर्ट होता है मटेरियल। नेक्स्ट है हम लोग का यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन। यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन में एक सॉलिड से दो सॉलिड बनता है ऑन कूलिंग। ऑन हीटिंग क्या होता है, इसका रिवर्स में होता है, मतलब दो सॉलिड को अगर हम हीटिंग करेंगे तो हम लोग का एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द व्हाट इज प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग में क्या किया जाता है, एक एलॉय को हम लोग सॉल्यूशनाइजिंग हीट टेम्परेचर में हीट करते हैं बहुत देर तक, एंड उस टेम्परेचर से डायरेक्टली क्वेंच करते हैं रूम टेम्परेचर में। इससे क्या होता है, एक सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म होता है। इसके बाद अगर इसको रीहीट करेंगे एट ए हायर टेम्परेचर कुछ देर तक, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड फेज प्रेसिपिटेट करेगा आफ्टर सम टाइम। दिस प्रोसेस इज नोन एज एजिंग। तो इस प्रोसेस के चलते क्या होता है, हम लोग के पास एक मैट्रिक्स फेज होता है जिसके अंदर एक सेकेंड डिस्पर्स फेज प्रेसिपिटेट कर जाता है, जिसके कारण से जो डिसलोकेशंस का मोशन होता है वो हिंडर हो जाता है एंड स्ट्रेंथ मटेरियल का बढ़ जाता है। सो द ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट वन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इमेजेस होते हैं उनका रेजोल्यूशन क्यों कम होता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमेजेस से। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि जो सैम्पलिंग वॉल्यूम है और इंटरेक्शन वॉल्यूम है बीएससी का वो लार्जर होता है। सो जब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रॉन बीम है सैंपल के साथ इंटरेक्ट करता है तो एक इंटरेक्शन वॉल्यूम क्रिएट होता है। इस इंटरेक्शन वॉल्यूम में कई लेयर्स होते हैं, मतलब जो सरफेस का जस्ट नीचे है उस लेयर से हम लोग का ऑजर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एंड उसके नीचे से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, उसके नीचे हम लोग का बैकस्कैटर्ड, एंड उसके नीचे कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस, देन कॉन्टिनम एक्सेस, एंड लास्ट कैथोड लुमिनस। इस पिक्चर से हम लोग का क्लियरली विजिबल है कि जो बैकस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन वॉल्यूम है वो मच लार्जर है देन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। एंड हम लोग को ये भी पता है कि जो बैकस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलास्टिक कॉलिजन से प्रोड्यूस होते हैं, व्हेयरएज जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनइलास्टिक कॉलिजन से प्रोड्यूस होते हैं। एंड हम लोग का यहाँ पे जो बैकस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सैंपल का नीचे से आ रहा है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, इसके चलते इनका जो रेजोल्यूशन होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन ये कॉम्पोजिशन इंफॉर्मेशन देने के लिए काबिल होते हैं। फॉर दैट रीजन ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट वन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द थिन फिल्म ग्रोथ फेनोमेनन। इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि जितना भी कंडीशंस दिया है इस चारों कंडीशन में से कौन सा डिपोजिशन कंडीशन फेवरेबल होगा
थिन फिल्म में लार्जर ग्रेन्स को अचीव करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हम लोग का बी, लो डिपोजिशन रेट एंड हाई सबस्ट्रेट टेम्परेचर। सो टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन देयर आर टू केस सिनेरियोज। जब हम लोग टारगेट मटेरियल के ऊपर हाई डिपोजिशन रेट अप्लाई करते हैं तब ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लाई फॉर्म होता है। तो इतना सारा न्यूक्लाई एक सर्टेन एरिया के ऊपर अगर ग्रो करेंगे तो उनको उतना सफिशिएंट एरिया नहीं होगा बड़े होने के लिए। लेकिन अगर लो डिपोजिशन रेट हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत कम न्यूक्लाई फॉर्म हो रहा है। तो जब इतना कम न्यूक्लाई ग्रो करने के लिए इनको सफिशिएंट एरिया मिलेगा तो लार्जर ग्रेन साइज हम लोग को अचीव होता है। नाउ कम्स टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द टेम्परेचर कॉन्सेप्ट। तो हम लोग को पता है ग्रोथ रेट के ऊपर आर्हेनियस का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि जितना टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे जो हम लोग का ग्रेन्स का ग्रोथ बढ़ता जाएगा। मतलब जब ट्रांसफॉर्मेशन टीएम के पास होता है तब लो न्यूक्लिएशन रेट होता है, लेकिन जो ग्रेन का साइज है वो कोर्स होता है, मीन्स बड़ा होता है। एंड अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लो टेम्परेचर में करते हैं तब न्यूक्लिएशन रेट हाई होता है एंड ग्रोथ रेट कम होता है। तो फॉर दैट रीजन हम लोग का जो ग्रेन्स होगा वो फाइन साइज का होगा, मीन्स छोटा होगा। सो फॉर दैट रीजन ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट वन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द न्यूक्लिएशन टॉपिक। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि एक मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर 3 अलग अलग टेम्परेचर में इनको कूलिंग करेंगे तो इस 3 अलग अलग टेम्परेचर में क्या इनका न्यूक्लाई का साइज होगा, एंड उससे हम लोग को कंपेयर करना है। एंड जो नीचे हम लोग का ऑप्शंस दिया है 4, इसमें से कौन सा ऑप्शंस हम लोग का सही होगा। सो दिस इज एन MSQ टाइप क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज B and D. So according to this equation, the critical radius size is inversely proportional to the difference of temperature. So the TM और T का जो डिफरेंस है वो इन 3 टेम्परेचर के लिए 300, 200 एंड 100 होगा। मतलब TM हम लोग का फिक्स है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, T का वैल्यू अगर हम 300 बैठाएंगे तो हम लोग का दोनों का डिफरेंस आएगा 300। अगर TM हम लोग का 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, T का वैल्यू अगर हम 400 बैठाएंगे तो आएगा 200, एंड एज वेल एज अगर TM का वैल्यू है हम लोग का 600 एंड T का वैल्यू अगर हम लोग बैठाएंगे 500 तो हम लोग का वैल्यू आएगा 100। तो 3 हम लोग के पास वैल्यू है। तो जो 300 अगर आएगा दोनों का डिफरेंस, तो इसके चलते हम लोग का R स्टार का वैल्यू सबसे मिनिमम होगा, एंड जो 100 है हम लोग का डिफरेंस, तो हम लोग का R स्टार का वैल्यू इन तीनों में से सबसे बड़ा होगा। सो द ऑप्शंस B and D should be the correct one. So this question is based on magnetic properties and this is a numerical answer type question. इस क्वेश्चन में हम लोग का मास दिया है मैग्नेट का, उसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, डेंसिटी दिया है, एंड पूछा है कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो लेट्स जंप टू द सॉल्यूशन। सो हम लोग को मास पता है, मैग्नेटाइजेशन पता है एंड डेंसिटी पता है, लेकिन डेंसिटी को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम पर मीटर क्यूब में, क्योंकि जो गिवन आंसर है वहां पे मीटर में पूछा है।
सो वी विल यूज दिस इक्वेशन। सो हम लोग का मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। हम लोग डेंसिटी का वैल्यू 7.2 × 10⁶ ग्राम पर मीटर इसको पुट करेंगे एंड डिवाइड करेंगे 50 ग्राम से, तो हम लोग को जो है रिक्वायर्ड आंसर ये आएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स। दिस इज ए मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग को सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, बैकस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस एंड डिफ्रैक्टेड बैकस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन के वाइज इनको मैच करना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हम लोग का यूज होता है टोपोग्राफी, फैक्टोग्राफी एंड टेक्सचर ऑफ द सैंपल जानने के लिए, क्योंकि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन वॉल्यूम है वो जस्ट बिलो द सरफेस होता है एंड इनका जो इंटरेक्शन वॉल्यूम का जो साइज होता है ये बैकस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन वॉल्यूम से कम होता है। बट जो बैकस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका इंटरेक्शन वॉल्यूम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन वॉल्यूम से ज्यादा होता है एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय इलास्टिक कॉलिजन। सो they always carry higher energy than the secondary electrons and जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा एक सैंपल का उतना ही बैकस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो यील्ड है वो भी बढ़ेगा, मींस the probability of getting a backscattered electrons will be more. So by this unique feature of the backscattered electrons we can easily distinguish chemically distinct phases. Next हम लोग का है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होते हैं ये हम लोग यूज करते हैं दो टेक्निक्स में, एक है WDS और एक है आपका EDS। जो WDS और EDS है इसके मदद से हम लोग कॉम्पोजिशन एनालिसिस करते हैं। एंड लास्ट इज आवर डिफ्रैक्टेड बैकस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके मदद से हम लोग जो क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन होते हैं ये हम लोग आराम से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम हीट ट्रीटमेंट टॉपिक। दिस इज ए मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्वेंचिंग, एनिलिंग, टेम्परिंग और कार्बोनाइजिंग को हम लोग का यहाँ पे जो स्पेसिफिक आउटकम्स है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग को मैच करना है एंड इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। इन एनिलिंग जो ऑस्टेनाइट होता है उसको हम लोग स्लोली कूलिंग करते हैं। फॉर दैट रीजन जो मटेरियल बनता है वो हाईली डक्टाइल होता है एंड इन एनिलिंग जो माइक्रोस्ट्रक्चर बनता है उसका नाम होता है परलाइट। नेक्स्ट इज आवर क्वेंचिंग। इन क्वेंचिंग हम लोग का जो ऑस्टेनाइट होता है उसको अगर हम लोग फार्नेस से निकल के अगर पानी के अंदर या कोई भी क्वेंचिंग मीडियम में उसको अगर सबमर्ज करेंगे तो हम लोग को मार्टेनसाइट माइक्रोस्ट्रक्चर मिलता है एंड ये जो है वेरी हार्ड होता है। सो टू इम्पार्ट हार्डनेस वी यूज क्वेंचिंग। नेक्स्ट इज आवर टेम्परिंग। इन टेम्परिंग जो आपका मार्टेनसाइट बना है क्वेंचिंग से उसको हम लोग अगेन रीहीटिंग करते हैं around 500 degree centigrade to reduce the hardness as well as increase the toughness of the steel. Carbonizing is a surface hardening technique. In carbonizing, carbon atom diffuses into the steel surface and we get a layer of carbon on the surface. So based on this, option C is the correct one. Our next question is from thermal properties and this question is a logical deduction type question. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक क्रॉस प्लाई लैमिनेट है जिसके अंदर सिरेमिक लेयर है एंड एज वेल एज पॉलीमर लेयर भी है एंड दोनों के दोनों 1 by 1 स्टैक किया हुआ है। तो जब इस कॉम्पोजिट के ऊपर हम लोग यूनिफॉर्म हीट अप्लाई करेंगे तो इनका जो एजेस है XY एंड YZ का शेप कैसा होगा।
So the correct option is C. So जब एक पॉलीमर को हम लोग हीट करते हैं उसका एंट्रोपी बढ़ जाता है. फॉर दैट रीजन पॉलीमर श्रिंक ऑन हीटिंग. एंड सेरामिक होता है एक थर्मल इंसुलेटर. फॉर दैट रीजन जो सेरामिक का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है बहुत ही लो है. क्यों? क्योंकि जो सेरामिक में इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है. सो लेट्स कम टू द इमेज. जो कि हम लोग देख रहे हैं ये कंपोजिट है. ये सेरामिक लेयर और जो पॉलीमर लेयर ये दोनों के दोनों एक कॉमन इंटरफेस शेयर कर रहे हैं. एंड ये हम एज्यूम कर रहे हैं ये जो लेयर है कॉमन लेयर या जो इंटरफेस है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट ये डिटैच नहीं हो रहा है. तो जब हम लोग इस कंपोजिट को हीट करेंगे तो उसको इस तरफ से उसको हीट मिलेगा, इस तरफ से उसको हीट मिलेगा, इस तरफ से हीट मिलेगा. एंड जो सिरेमिक है ये एक थर्मल इंसुलेटर है तो ये उतना सिग्निफिकेंट हीट भेजेगा नहीं इस तरफ से. तो क्या हो जाएगा जब उसको तीन साइड से उसको हीट मिलेगा तो ये चाहेगा इस साइड से श्रिंक होने का, इस साइड से श्रिंक होने के लिए एंड इस साइड से श्रिंक होने के लिए. तो क्योंकि ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो एक इनवर्ड बेंडिंग होगा इन दोनों लेयर का. मतलब ये दोनों जो लेयर है ये दोनों के दोनों एक इनवर्ड बेंडिंग शो करेंगे. सिमिलरली इस साइड में भी वैसे ही होगा. जो पॉलीमर है इस YZ फेस का उसको इस तरफ से हीट मिलेगा, उसको इस तरफ से हीट मिलेगा, उसको इस तरफ से हीट मिलेगा. तो इनका जो पॉलीमर मैट्रिक्स है इस फेज में वो इस तरफ से श्रिंक हो जाएगा, इस तरफ से श्रिंक होने का कोशिश करेगा, इस तरफ श्रिंक होगा. तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ऐसे. So the option C should be the correct one. So our next question is from XRD. This is a MSQ type question. इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो XRD में जो पीक ब्रॉडनिंग होता है उससे हम लोग क्या क्या एस्टिमेट कर सकते हैं. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी. हम लोग उससे माइक्रोस्ट्रेन निकाल सकते हैं एंड हम लोग ऑप्शन ए जो है क्रिस्टलाइट साइज भी हम लोग निकाल सकते हैं. सो इन पीक ब्रॉडनिंग कॉन्सेप्ट देयर इज अ फेमस फॉर्मूला नोन शेरर्स फॉर्मूला. इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्रिस्टलाइट साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो जो शेरर्स फॉर्मूला है उसमें T इज इक्वल टू 0.9 लैम्डा बीटा कॉस थीटा. जो T है ये है हम लोग का क्रिस्टलाइट साइज, लैम्डा है वेवलेंथ, बीटा है हम लोग का जो इंटेंसिटी वर्सेस डिफ्रैक्शन एंगल का जो ग्राफ में जो हम लोग का पीक बनता है उस पीक का जो फुल विड्थ है एट हाफ मैक्सिमम मींस यहां से यहां तक का वैल्यू. एंड जो थीटा है यह है हम लोग का ब्रैक्स एंगल. जो ये जो फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम जो बीटा है इसको हम लोग एक और एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि है tan थीटा इंटू माइक्रोस्ट्रेन ऑन द क्रिस्टल. मतलब जो शेरर्स फॉर्मूला या जो पीक ब्रॉडनिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग दो चीज डिटरमाइन कर सकते हैं, एक है पार्टिकल साइज और ग्रेन साइज या क्रिस्टलाइट साइज एंड जो है रेसिडुअल माइक्रोस्ट्रेन. सो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स both options A and B are correct. So thanks for watching this video. If you have any questions or suggestions, please comment on below and please subscribe our channel to get more content on engineering sciences. All the best for your exam.